दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। जनहित में आप देखते हैं हर रोज सियासत की वो स्टोरी जो रखती है आपको खबरों में आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासत में खेल के उस मैदान से जिसका कप्तान खोजने में बीजेपी लगी रही और अध्यक्ष एक खोज की खबर अब पूरी होने जा रही है। सीधे सपाट देखें तो खबर यह है कि यूपी में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। वो अध्यक्ष जिसके नेतृत्व में बीजेपी 2027 का चुनाव लड़ेगी और बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को यह जिम्मेदारी, ये कुर्सी मिल सकती है। वैसे तो इस रेस में 4 और दावेदार हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो पंकज चौधरी सबसे आगे चल रहे हैं। पंकज चौधरी के बारे में विस्तार से आपको पूरी खबर बताएंगे कि अध्यक्ष की कुर्सी के लिए कौन कौन सी इनकी खूबियां रही जिसने कतार में उन्हें बना दिया है नंबर 1। लेकिन पहले आप जान लें, 2027 में यूपी के चुनाव होने हैं। यूपी 403 विधानसभा सीटों के साथ देश का सबसे बड़ा सूबा है। योगी आदित्यनाथ हैट्रिक लगाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। तो बीजेपी को सूबे में नया इतिहास रचने के लिए वो चेहरा चाहिए जो संगठन को मजबूत बनाने के साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव में की गई गलतियों को ना दोहराए। चेहरा ऐसा हो जो महाराष्ट्र और बिहार की तरह प्रचंड जनादेश दिलवाए। तो अध्यक्ष एक खोज जारी रही और नाम को लेकर कयासों का बाजार भी गर्म रहा। लेकिन पहले आपको बताते चलते हैं, यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को अमित शाह वर्सेस योगी के चश्मे से भी देखने की कोशिश लगातार की जा रही है। कुछ विश्लेषक इस तरह के तर्क भी दे रहे हैं, मगर बीजेपी के बारे में आप जानते हैं जो सामने से दिखता है वो होता कतई नहीं है। तो यह विशुद्ध सियासी परसेप्शन पर आधारित है। अब जानिए पंकज चौधरी के बारे में जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। पंकज चौधरी यूपी और बीजेपी में क्या अहमियत रखते हैं, उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। जुलाई 2023 की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस के समारोह में गोरखपुर गए थे और अचानक बिना किसी तय कार्यक्रम के पंकज चौधरी के घर पहुंच गए। सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद थे। गोरखपुर में घंटाघर की हरिवंश गली बेहद संकरी है। मोदी कार से उतरे और पैदल चलकर पंकज चौधरी के घर तक पहुंचे। पूरे परिवार से मुलाकात की, उनकी माता जी से काफी देर तक बातचीत भी की। अब पंकज चौधरी के राजनीतिक इतिहास के बारे में आपको देते हैं जानकारी। मौजूदा वक्त में पंकज चौधरी केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं और यूपी के महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं। महाराजगंज जो गोरखपुर से बिल्कुल सटा हुआ है। पार्षद से केंद्र में राज्य मंत्री पद तक जा पहुंचे हैं। कुर्मी ओबीसी जाति से आते हैं जो यूपी में 9% है। स्वभाव से बेहद जुझारू पर विनम्र और शालीन माने जाते हैं। अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स के हिसाब से भी बीजेपी के लिए ये मुफीद हैं क्योंकि पिछड़े समाज का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो विपक्ष के आरोपों की काट के लिए भी एक बेहतर चेहरा हो सकते हैं। पंकज चौधरी गृहमंत्री अमित शाह के कितने खास हैं, इसका अंदाजा आपको 2024 में महाराजगंज में अमित शाह की चुनावी रैली और पंकज चौधरी की इस तारीफ से भी लग जाएगा। हो जाइए पंकज जी, आप पंकज जी को सांसद बनाइए। उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। महाराजगंज वालों, ये पंकज जी देश के सबसे अनुभवी सांसदों में से, देखने में ऐसे सज्जन दिखते हैं मगर भारी प्राणी है भाई। मैं आपको परिचय कराता हूं, जब महाराजगंज की बात आती है मेरे साथ भी झगड़ा कर देते हैं आपके लिए, ऐसा हमारा पंकज भाई है। दिया लेकर ढूंढोगे ना तो भी ऐसा सांसद नहीं मिलेगा महाराजगंज वालों। बीजेपी ने फिलहाल अध्यक्ष के लिए दिया लेकर तो नहीं ढूंढा, लेकिन पंकज चौधरी रेस में बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। और अब पंकज चौधरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी दिखा देते हैं। ये तस्वीरें 2023 की हैं। एक सरकारी कार्यक्रम में दोनों दिव्यांगों को व्हीलचेयर बांट रहे थे।
दोनों एक ही इलाके से आते हैं तो अध्यक्ष बनने पर तालमेल की भी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि बार बार सरकार और संगठन में आपसी तालमेल में कमी की खबरें कई बार राष्ट्रीय सुर्खियां बन चुकी हैं। पंकज चौधरी को आगे करके बीजेपी अखिलेश यादव के उस पीडीए कार्ड की काट भी तैयार करना चाहती है, जिसके दम पर अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। पंकज चौधरी उस कुर्मी जाति से आते हैं जो यूपी में यादवों के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओबीसी जाति है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के कुल 11 कुर्मी सांसद जीते थे। इनमें से सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी से ही थे, जिन्होंने 12 उम्मीदवार कुर्मी उतारे, 7 जीत गए। बीजेपी ने 5 कुर्मी उम्मीदवार उतारे थे, 3 को जीत मिली थी। अपना दल की एक अनुप्रिया पटेल भी चुनाव जीती थी। कुर्मी और यादव का गणित समाजवादी पार्टी की पीडीए पॉलिटिक्स को मजबूत बनाता है। लिहाजा पिछड़ी जाति को संदेश देने के लिए अखिलेश के पीडीए को मजबूत न होने देने की रणनीति के तहत पंकज चौधरी को कमान देने की बात हो रही है। यूपी में बीजेपी अध्यक्ष के लिए कल नामांकन होना है। अब आपको दिल्ली से लखनऊ तक की हलचल भी दिखा देते हैं। यूपी में 2024 का नतीजा बीजेपी देख चुकी है और अब चुनौती 2027 की है। लिहाजा बीजेपी ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहती कि यूपी में संगठन को लेकर सब सहमति से नहीं हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी में अध्यक्ष के बाद सबसे ताकतवर माने जाने वाले संगठन महासचिव बीएल संतोष आज दिन में अचानक लखनऊ पहुंचे। हफ्ते में संतोष का यह दूसरा लखनऊ का दौरा है। बीएल संतोष का लखनऊ पहुंचना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अकेले में मुलाकात करना यह बताता है कि अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर चल रही हलचल की इंटेंसिटी क्या है। इसके पहले कल मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से अलग अलग मुलाकात की थी। परसों रात को ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अचानक दिल्ली पहुंचे थे। यूपी का अध्यक्ष तय करने के लिए दिल्ली में 2 राउंड की अलग अलग मीटिंग भी हुई। अब माना यह जा रहा है कि सब कुछ तय हो चुका है। सीएम योगी से मिलने के बाद लखनऊ के पार्टी दफ्तर में फाइनल राउंड की मीटिंग हुई है। बीएल संतोष की मौजूदगी में कोर ग्रुप ने नए अध्यक्ष की ताजपोशी की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी है। अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले की काट का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा चुका है। हालांकि राजनीति में कई बार पानी में से भी धुआं उठाने की कोशिशें की जाती हैं। अब यही सीएम योगी और पंकज चौधरी पर भी हो रहा है। विरोधी क्या क्या बातें बना रहे हैं, अब वो भी जरा जान लीजिए। उनका कहना है कि ये योगी आदित्यनाथ की यूपी से उल्टी गिनती है। अमित शाह ने सीएम योगी की घेराबंदी कर ली है। पंकज चौधरी तो मोहरा है, खेल अमित शाह का है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं विपक्षी खेमे में। सीएम योगी को 2027 से पहले हटा दिया जाएगा। यह अमित शाह और योगी की 2029 की लड़ाई है। इस तरह की बातें भी बनाई जा रही हैं। 5 पॉइंट में सियासी विरोधियों ने आज से लेकर 2027 से नहीं 2029 तक का पूरा ताना बाना बुन दिया है। उत्तर प्रदेश में जब से पंकज सिंह का नाम आने लगा, सरकार और संगठन के इंजन टकराने लगे आपस में, और इस आपस के इंजन टकराने से जनता की जो विकास का रफ्तार था वो रफ्तार कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए जनता उत्तर प्रदेश का मन बना चुका है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। अब सुनने में आ रहा है कि पंकज चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री से शायद उनके संबंध अच्छे नहीं बताए जाते हैं, उनको शायद अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो क्या सचमुच में केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई टकराव है, मुख्यमंत्री में कोई टकराव है? खैर, हमको क्या, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का मामला उनका अंदरूनी मामला है। जो अध्यक्ष आएगा उनकी पार्टी के लिए काम करेगा। हमारा तो भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक विरोध है, वो जारी रहेगा, और जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। वैसे यूपी की सियासी अटकलें बिल्कुल 2024 वाला राउंड रिपीट कर रही हैं, जब लोकसभा चुनाव में हार के बाद सीएम योगी की उल्टी गिनती का माहौल बनाया गया था, जब दोनों डिप्टी सीएम के योगी की मीटिंग में ना दिखने पर खबरें बनाई जा रही थीं, जब सीएम योगी दिल्ली आ रहे थे तो ऐसी हवा बनाई जा रही थी कि इस्तीफा देकर यहां से सीधे गोरक्षपीठ वो चले जाएंगे। वैसे बीते 11 वर्षों में बीजेपी का एक स्टाइल तो सब पहचान गए हैं, वो है आखिरी वक्त में चौंकाने का। सीएम योगी और पंकज चौधरी के रिश्ते बताएंगे। उसके पहले देखिए पंकज चौधरी के अलावा और कौन कौन यूपी में बीजेपी अध्यक्ष की रेस में है। धर्मपाल सिंह, जो योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, आरएसएस बैकग्राउंड से हैं, सरकार संगठन में भूमिका रही है, ओबीसी के लोधी समाज से आते हैं। बीएल वर्मा, जो केंद्र में उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री हैं,
पीएम मोदी के 2 कार्यकाल से मंत्री हैं, राज्यसभा के आप सदस्य हैं। हरीश द्विवेदी बस्ती से सांसद रहे हैं, यूपी में बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है, संगठन और सरकार में इनका लंबा अनुभव रहा है। गोविंद शुक्ला यूपी बीजेपी के महामंत्री हैं, अभी विधान परिषद में हैं, गोरखपुर के प्रभारी हैं, बीजेपी का प्रमुख ब्राह्मण चेहरा है। हालांकि बीजेपी में अभी से कोई नहीं बता सकता कि यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन बीजेपी के विरोधियों का कॉन्फिडेंस देखें। उन्होंने आज पंकज चौधरी को बधाई भी दे दी। पंकज चौधरी जी आपके एमओएस यहाँ पे उपस्थित हैं, उन द्वारा राज्यसभा में एक उत्तर दिया गया है, उनको बधाई भी देते हैं। उनका अच्छा आपकी पार्टी में पदोन्नति होने जा रही है। अब जरा आपको उस तथाकथित दरार के बारे में भी बता देते हैं जो सीएम योगी और पंकज चौधरी के बीच प्रचारित की जाती है। गोरखपुर योगी का गढ़ है और उसी से कटकर बना एक हिस्सा महाराजगंज जो कि पंकज चौधरी का गढ़ है। एक तो तनातनी इसी बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में खबर बनी हुई है, दूसरी कही जाती है महाराजगंज में योगी अपनी चला नहीं पाते, इसीलिए भी उनमें और पंकज चौधरी में टकराव होते रहे हैं। तीसरी बात यह कि योगी चाहते हैं पूरे पूर्वांचल का पावर सेंटर गोरखपुर हो, लेकिन पंकज चौधरी इसमें बाधा बनते हैं, महाराजगंज में अपनी मर्जी चलाते हैं। किस्से तो ऐसे भी हैं कि पंकज चौधरी ने गोरखपुर में गोरक्षनाथ पीठ में कभी पैर तक नहीं धरते, वो पूर्वांचल में योगी की सत्ता को वर्षों से सीधी चुनौती देते हैं। लेकिन ये तमाम किस्से हैं, किस्सों का आप क्या कर सकते हैं। ये तस्वीर आपके सामने है 2023 की, जब सीएम योगी गोरखपुर में थे और पंकज चौधरी उनसे मिलने गोरक्षपीठ में पहुंचे थे। ये एक साधारण मुलाकात थी। बाकी पंकज चौधरी के घर सीएम योगी के जाने की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको पहले ही हम दिखा चुके हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि योगी आदित्यनाथ वर्सेस पंकज चौधरी के नैरेटिव में दम नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे। इस पर बीजेपी से उनका कमेंट भी सुन ले, जो खुद योगी विरोधी बताए जाते हैं। समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं बचा है। वो बौखलाहट में बयान रोज देते हैं, आप सब लोग चला देते हो, लेकिन मैं आपको यह बात जरूर कह सकता हूं कि 2027 में हम लोग 2017 से बड़ी विजय उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त करेंगे। यही जनता चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तमाम बयान आपने सुन लिए हैं। कुल मिलाकर कल 1 से 2 बजे के बीच नामांकन होगा यूपी अध्यक्ष पद के लिए, और अगर एक नामांकन हुआ तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश को नए अध्यक्ष के तौर पर कौन सा चेहरा मिलता है। हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब जनहित में आगे बढ़ते हुए बात उस हवा की जो बेहद जहरीली हो चली है, खासकर उन महानगरों में जहां लोग अपने गांव की साफ हवा को छोड़कर बेहतर जिंदगी की आस लिए जहरीली सांस लेने को मजबूर हैं, क्योंकि उस शहर का हिस्सा हो जाते हैं। चूंकि जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, वो चाहे आम आदमी हो या फिर खास हो, चाहे जनता हो या जनप्रतिनिधि। ऐसे में हमारे माननीय सांसदों को भी अब दिल्ली की गंदी हवा की चिंता देर से ही सताने लगी है, क्योंकि दिन भर एयर प्यूरिफायर से सजे कमरे में वो रह नहीं सकते। लिहाजा देश की संसद में आज प्रदूषित हवा पर बातचीत हुई है। सुखद बात यह है कि बात बात पर भिड़ने वाले पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सांसद कम से कम इस मुद्दे पर एक राय नजर आए। नेता विपक्ष ने मुद्दा उठाया और संसदीय कार्य मंत्री ने उनके सुर में सुर मिला दिया। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या संसद से साफ हवा का रास्ता निकल पाएगा या फिर बहस की रस्म अदायगी भर आज की वो तस्वीरें रह जाएंगी। इसका विश्लेषण बस थोड़ी देर में हम करने वाले हैं। अभी आप दिल्ली और आसपास के शहरों की जहरीली सुबह का दीदार कीजिए। ठंड की सुबह में इस मंजर को आप धुंध समझने की भूल कतई मत कीजिएगा, क्योंकि कोहरे जैसा माहौल असल में गंदी, दूषित और जहरीली हवा का सबूत है। कर्तव्य पथ, एम्स, इंडिया गेट, ITO, धौला कुआं, आनंद विहार, गाजीपुर और नोएडा, हर इलाके की हवा सरकारी पैमानों के हिसाब से आज भी बेहद खराब आंकी गई, जिस पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपनी चिंता जताई, सरकार से चर्चा की मांग की, मिलकर समाधान तलाशने का सुझाव दिया। Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe.
this is a interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not a this is not a ideological issue. This is, everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. नेता विपक्ष ने अपनी बात कही तो जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी बेहद सकारात्मक रुख दिखाया। उन्होंने भी वायु प्रदूषण पर चर्चा का समर्थन किया। Leader of the opposition Rahul Gandhi ji has made a statement in the form of suggestion. The member of the Congress party in the Business Advisory Committee had also raised this issue and some other parties, and from the government side also. And government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solutions, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. हालांकि संसद से बाहर आते ही राहुल गांधी भी अपनी असली भूमिका में आ गए। प्रदूषण के मुद्दे पर अच्छी बातें की, लेकिन लगे हाथ वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर बहस में सत्ता पक्ष की धज्जियां उड़ाने का दावा भी कर दिया। वंदे मातरम और SIR पे तो एक्रिमोनियस चर्चा हुई और मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब गाली तक दे दी सदन में, तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे और उसका रीजन है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है। बाकी मुद्दों पर जो भी रहा हो, कम से कम प्रदूषण जैसे संकट पर एक दूसरे की धज्जियां उड़ाने वाली बहस नहीं होनी चाहिए। इस समस्या के समूल नाश के रास्ते तलाशे जाने चाहिए। वैसे एक दिन पहले ही देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी साफ आबोहवा के लिए सरकारी प्रयासों की जानकारी दी थी। इस वर्ष जनवरी-नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। देश के पर्यावरण मंत्री के मुताबिक इस साल दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 से ज्यादा नहीं हुआ है, यानी प्रदूषण का स्तर गंभीर नहीं हुआ। लेकिन आज भी दिल्ली के जो हालात हैं उसे हवा में प्रदूषण मापने के पैमाने पर अब बहुत खराब कहते हैं। प्रदूषण को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर मापते हैं। इसे संक्षेप में AQI कहा जाता है। AQI 0 से 50 रहे तो हवा अच्छी मानी जाती है। 51 से 100 के बीच AQI को संतोषजनक माना जाता है। AQI 101 से 200 के बीच रहे इसे मध्यम श्रेणी की हवा मानते हैं। 201 से 300 के बीच खराब माना जाता है। 301 से 400 के बीच AQI हो इसे बेहद खराब मानते हैं। AQI 401 से 500 के बीच दर्ज हो तो इसे गंभीर हालत मानते हैं। और सच यह है कि आज भी दिल्ली की हवा बेहद खराब वाली कैटेगरी में आंकी गई है। ऐसे में यकीनन मेरे समय की हवा बनाम तेरे समय की हवा पर बहस नहीं होनी चाहिए। बहस के नाम पर जुबानी जमा खर्च भी नहीं होना चाहिए। अगर सांसदों की नीयत साफ है तो सही मायने में साफ हवा की नियति तक पहुंचने की सच्ची कोशिशें सभी को मिलकर करनी होंगी। क्योंकि हकीकत यह है कि स्विट्जरलैंड की एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की 2024 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है, जबकि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 शहर भारत के ही हैं। स्विट्जरलैंड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से प्रदूषित शहरों में दिल्ली का नंबर दूसरा है। भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर खतरा बना हुआ है। इससे लोगों की औसत उम्र 5 साल कम होने की आशंका जताई जा रही है। 2024 की लैंसेट प्लेटेनरी हेल्थ स्टडी के मुताबिक 2009 से 2019 के बीच सालाना करीब 15 लाख मौत का रिश्ता वायु प्रदूषण से है। इसे लेकर राज्यसभा में CPIM के सांसद V शिवदासन ने सवाल पूछा।
उन्होंने वायु प्रदूषण में भारत की वर्ल्ड रैंकिंग पूछी, तो इसके जवाब में पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जो बताया उसे आपको गौर से सुनना चाहिए। मंत्री महोदय ने संसद में बताया है कि तमाम संगठनों की ओर से जारी वैश्विक वायु गुणवत्ता रैंकिंग किसी आधिकारिक संस्था की ओर से नहीं की जाती। WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइन भी सिर्फ सलाह है। कोई देश उन नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हर देश अपनी जरूरत, भौगोलिक स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से अपने मानक बनाता है। भारत सरकार भी किसी तरह की बाहरी रिपोर्ट के आधार पर नीति नहीं बनाती। भारत ने खुद नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यानी कि NAAQS का गठन किया। यह संस्था 12 मानकों पर काम करती है। तो सरकार ने स्विट्जरलैंड की IQ एयर की ग्लोबल रिपोर्ट को हवा में उड़ा दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली और देश की हवा साफ कब होगी? सिर्फ हवाई बातें ही की जाएंगी, बहस ही की जाएगी, या फिर वास्तव में कुछ ठोस काम इसे लेकर किया जाएगा? जनहित में बढ़ते हैं आगे। देश में पिछले 14 साल से जनगणना नहीं हुई है, लेकिन आज केंद्रीय कैबिनेट ने तय किया है कि 1 मार्च 2027 से देश में अगली जनगणना शुरू की जाएगी। अभी हमारा भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। करीब 146 करोड़ 95 लाख की आबादी हमारी है। हमारे बाद चीन है, जिसकी आबादी अभी 141 करोड़ 46 लाख है। देश में जनगणना की पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में तय की जाएगी। पहला चरण अगले साल शुरू होगा। 30 लाख लोग इस काम को पूरा करने में लगाए जाएंगे, जिसके तहत अप्रैल 2026 से घरों की गिनती और लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने जो प्रस्ताव मंजूर किया है, उसके मुताबिक पहली बार 2027 की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। इसकी डिटेल रिपोर्ट सरकार समय करीब आने पर साझा करेगी। इस प्रक्रिया के साथ ही जातियों की गिनती भी होगी। 11,718 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया है। जनगणना का मतलब है पूरे देश की आबादी की गिनती करना। इस प्रक्रिया के तहत हर व्यक्ति और हर घर की जानकारी इकट्ठा की जाती है। जनगणना के दौरान आप जहां मौजूद होंगे, आपकी गिनती वहीं की होगी। किसी भी देश के लिए जनगणना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसी के जरिए सरकार को आम लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की सही जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर नीतियां बनती हैं। मोदी सरकार में यह पहली जनगणना होगी। इसके तहत लोगों को यह बताना होगा कि घर में कुल कितने लोग रहते हैं, उम्र, भाषा, काम की जानकारी देनी होगी, कहां रहते हैं, कहां से आए हैं, यह भी बताना होगा। जातीय गणना के लिए अपनी जाति का ब्यौरा देना होगा और भी बहुत सी जानकारियां अपने और अपने परिवार के बारे में आपको साझा करनी होंगी। तो इसके लिए आप पूरी तैयारी भी कर लें, क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाने हैं और बहुत लंबे अरसे के बाद ये जनगणना शुरू होगी। और अब जनहित में आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं आज की अपनी स्पेशल रिपोर्ट। बंगाल में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसका माहौल बनना शुरू हो चुका है। 6 दिसंबर को बंगाल में नई बाबरी की नींव के साथ ही धर्म युद्ध छिड़ गया। बाबरी के जवाब में बीजेपी ने कोलकाता में अयोध्या जैसे भव्य राम मंदिर का ऐलान कर दिया। और इसी पर अब आपको दिखाने जा रहे हैं हमारी ये जनहित स्पेशल रिपोर्ट। बंगाल में अगले साल की शुरुआत में यानी कि तकरीबन 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए राजनीतिक पिच तैयार की जा रही है, जिस पर एक तरफ बाबर की टीम बैटिंग के लिए उतर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ श्री राम के नाम पर एक टीम तैयार हो रही है। एक तरफ बाबरी मस्जिद है तो दूसरी तरफ श्री राम का मंदिर। को बिर के रुकेगा कौन रोकना चाहिए? मैं तो चैलेंज ले रहा है, कोई दिक्कत अभी है ही नहीं। 6 दिसंबर को बाबरी की बरसी के दिन जब बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव डाली जा रही थी,
ठीक उसी दिन उसी वक्त मुर्शिदाबाद में ही राम मंदिर की नींव भी पड़ रही थी। और उसी दिन बंगाल में अगले साल मार्च में होने वाले चुनावों के लिए सियासत की नींव डाली गई और अब इस नींव पर वोटों का महल खड़ा करने का कार्य प्रगति पर है। बंगाल में बाबरी मस्जिद के जवाब में अब कोलकाता में राम मंदिर निर्माण के पोस्टर लग चुके हैं। इन पोस्टरों में घोषणा की गई है कि कोलकाता में अयोध्या की तरह ही एक भव्य राम मंदिर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। दावा किया गया है कि लगभग 4 बीघा जमीन पर अयोध्या जैसा ही विशाल और भव्य मंदिर बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास और भूमि पूजन अगले साल 26 मार्च को राम नवमी के दिन किया जाएगा। यानी ऐन बंगाल चुनाव के वक्त धर्म युद्ध का बिगुल बज चुका है। আরেকটা রাম মন্দির এখানে হবে, কোথাও হবে এটা বিধাননগরই হবে। রামের রাজ্যে রাম প্রতিষ্ঠা হবে। बंगाल चुनाव की पिच पर श्री राम का नाम और बाबर के बीच धर्मयुद्ध का नतीजा आने में काफी वक्त है, लेकिन शुरुआती बढ़त बाबर की टीम को क्या मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हुमायूं कबीर ने जिस नई बाबरी मस्जिद का फीता 6 दिसंबर को काटा था, उसके बाद बाबर के समर्थकों ने मस्जिद के नाम पर एकजुट होना शुरू कर दिया, जिस पर नई बाबरी के ठेकेदार हुमायूं कबीर ने अपनी सियासी इमारत खड़ी करनी भी शुरू कर दी है। छह दिसंबर को बंगाल में बाबरी के शिलान्यास के बाद आज पहला जुम्मा है और ये नई बाबरी की जमीन पर बाबर के समर्थकों की भारी भीड़ है, जहां अभी मस्जिद बनी भी नहीं है और जुम्मे पर हुमायूं कबीर की अगुवाई में सैकड़ों मुसलमानों ने नमाज पढ़नी शुरू भी कर दी है। और अब ये सिलसिला कम से कम चुनाव तक तो जारी रहने वाला है। आज हुआ पहला जुम्मा नमाज हुआ, इतना कवर हुआ, इतना आदमी आया, मेरा ख्याल से लाखों लोग हुआ जमात हो गया नमाज पढ़ने के लिए। चुनावी बंगाल के धर्मयुद्ध में नई बाबरी के वारिस बनकर घूम रहे हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया है कि फरवरी में वो 1 लाख लोगों से कुरान का पाठ करवाएंगे और उसके बाद नई बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होगा। मतलब बंगाल चुनाव से ठीक पहले हुमायूं कबीर मजहबी फैसला बता रहे हैं। गीता पाठ सनातन धर्म में मानुष किया, तो इसीलिए मैं ही कुरान का पाठ कराएंगी 1 लाख आदमी को, हाफिज को कुरान पाठ कराएगी। बाद में 2 दिन बाद में ये बाबरी मस्जिद का काम आरम्भना सहित धूमधाम के सहित हंगामा करके वो शुरू करेगी। हुमायूं कबीर ने बाबरी के नाम पर खुद को बाबर के समर्थकों का नेता दिखाना शुरू कर दिया है। बंगाल के चुनाव में वोटों के साथ साथ नोट बरसाने का भी जुगाड़ कर दिया है। आप ये तस्वीरें देखिए, बंगाल में नई बाबरी मस्जिद के लिए चंदे का सैलाब आ गया है। इतना चंदा आया है कि हुमायूं कबीर ने नोटों को गिनने के लिए अपने घर में ही मशीन लगवा दी है। दावा है कि इसके लिए अब तक 3 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए जा चुके हैं। चंदे के लिए 11 दान पेटियां रखी गई हैं। अब तक इन पेटियों से 57 लाख रुपए की गिनती हुई है। इसके अलावा बैंक अकाउंट में भी लाखों रुपए देश विदेश से जमा हो चुके हैं। बंगाल चुनाव से ऐन पहले नई बाबरी मस्जिद का माहौल तैयार किया जा रहा है, जिसे बनाने के लिए करोड़ों रुपए का चंदा मुसलमान दे भी चुके हैं, लगातार दिए हुए चले जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये चंदा मस्जिद के नाम पर दिया जा रहा है या फिर अपनी ताकत दिखाने के नाम पर मुसलमान एकजुट हो रहे हैं। चुनावी बंगाल के धर्मयुद्ध में हुमायूं कबीर ने फीता तो बाबरी मस्जिद का काटा है, लेकिन नींव अपनी सियासत की मजबूत करने की कोशिश की है, जो नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं।
और बाबर का नाम इस्तेमाल करके खुद को बंगाल का असदुद्दीन ओवैसी समझने लगे हैं। এবং সেই সিটগুলো আমরা জিতবো। আমি ওয়াইসি সাহেবের সঙ্গে সিট অ্যাডজাস্টমেন্ট করব। হায়দ্রাবাদের ওয়াইসি আর বেঙ্গলের হুমায়ুন কবির একজোট হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদি কেড়ে নেওয়ার লড়াই আমার শুরু। एक तरफ नई बाबरी मस्जिद तो दूसरी तरफ बंगाल में नए राम मंदिर का पोस्टर। इशारा यह है कि इस बार बंगाल का चुनाव धर्म युद्ध की तरह ही लड़ा जाएगा, जिसमें बाबर की एंट्री करवाकर हुमायूं कबीर ने बंगाल में नए राजनीतिक समीकरण पैदा कर दिए हैं। 2011 से बंगाल के मुस्लिम वोटर हर चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के पाले में रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर तकरीबन 27 से 33% हैं, जो टीएमसी की राजनीतिक रीढ़ माने जाते हैं। 2021 विधानसभा चुनाव में 80% मुस्लिम वोट बैंक के दम पर ममता बनर्जी ने 294 में से 213 सीटें जीती थीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा रहा। लेकिन ये भी सच है कि हुमायूं कबीर अभी इतने बड़े नेता नहीं हैं जो ममता बनर्जी को ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएं। लेकिन हुमायूं कबीर के बहाने बीजेपी ममता बनर्जी पर अटैक जरूर कर रही है। हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए हुमायूं कबीर को आगे करके ये हिडन एजेंडा ममता बनर्जी का है। बंगाल के चुनावी धर्मयुद्ध में एक तरफ बाबरी मस्जिद है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने श्री राम के नाम पर माहौल बनाना शुरू कर दिया है। ममता की राजनीतिक गढ़ नंदीग्राम में अप्रैल 2025 में अयोध्या स्टाइल में राम मंदिर की नींव रखना, मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद घोषणा के जवाब में उसी दिन राम मंदिर का भूमि पूजन करना और कोलकाता में अयोध्या से प्रेरित राम मंदिर का पोस्टर लगाना। ये बंगाल में बीजेपी की ध्रुवीकरण वाली पॉलिटिक्स का सिर्फ एक हिस्सा है, जिसे लग रहा है कि वो इससे ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दे सकती है। साल 2025 में वीएचपी आरएसएस के साथ 2000 से ज्यादा रैलियां और 1 लाख से ज्यादा राम महोत्सव किए गए हैं। अभी इसी 7 और 8 दिसंबर 2025 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर 6.5 लाख हिंदुओं ने भगवत गीता का पाठ किया था। बंगाल को हिंदुत्व से जोड़कर और घुसपैठियों को टीएमसी का समर्थक बताकर बीजेपी बंगाल के धर्म युद्ध में आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश कर रही है और गृह मंत्री अमित शाह तो संसद में भी ऐलान कर चुके हैं। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीट आएंगे। बीजेपी बंगाल को लेकर कॉन्फिडेंस दिखा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमान वोट बैंक के दम पर 14 साल से मुख्यमंत्री हैं। हिंदू वोट का 20 से 25% टीएमसी का कोर वोटर रहा है। हिंदू महिलाओं के 40% वोट भी टीएमसी हासिल करती रही है। बीजेपी को लगता है कि वो श्री राम का नारा बुलंद करके ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर सकती है, लेकिन ऐसे कई मौके आए हैं जब ममता बनर्जी ने बीजेपी को निराश कर दिया। दो 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो जय श्री राम के नारे सुनकर भड़क गई थीं। तब बीजेपी ने इसे बड़ा इश्यू बनाया था, लेकिन तब भी बंगाल की 40 में से 22 सीटें टीएमसी ने जीती थीं। ओम जयंती मंगला काली भक्त काली कपालिनी। उसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने बीजेपी को जवाब देने के लिए अक्सर मंचों से चंडी पाठ किया। ओम सर्वमंगला मंगल्ये। 2021 के बंगाल चुनाव में नंदीग्राम सीट पर भी ममता बनर्जी ने चंडी पाठ किया था। पूरे राज्य में तो टीएमसी की बम बम हुई थी, लेकिन ये सीट ममता बनर्जी हार गई थी।
बंगाल में टीएमसी ने 213 सीटें हासिल की और ममता बनर्जी दोबारा मुख्यमंत्री बनी। लेकिन ये भी सच है कि तब बीजेपी ने पहली बार बंगाल में 77 सीटें जीती थी। और अब एक बार फिर जब बंगाल में चुनाव नजदीक है तो बीजेपी राम मंदिर और श्री राम के नारे के साथ मैदान में है। और अब की बार भी ममता बनर्जी बीजेपी की स्ट्रैटेजी फेल करने में जुटी हुई हैं। এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। তার দু চোখ দেখলেই মনে হয় ভয়ঙ্কর দুর্যোগের বার্তা, দুরভিসন্ধি। এক চোখে তার দুর্যোধন আর এক চোখে তার দুঃশাসন। कहा तो ये भी जा रहा है कि हुमायूं कबीर के पीछे बीजेपी का हाथ है, जो मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, ऐसे आरोप हैं। वहीं एक सच ये भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने बिहार में कमाल का प्रदर्शन किया था, पश्चिम बंगाल में 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन ओवैसी की पार्टी एक सीट पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। अब बाबरी मस्जिद के नाम पर हुमायूं कबीर बंगाल का ओवैसी बनकर मुस्लिम वोट काटने की सोच रहे हैं। लेकिन बंगाल के राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि ममता बनर्जी के आगे जब ओवैसी की नहीं चली तो हुमायूं कबीर क्या कोई कमाल 2026 में दिखा पाएंगे। एक तरफ बाबरी मस्जिद को मिल रहा बंगाल के मुसलमानों का अपार समर्थन, तो दूसरी तरफ राम मंदिर के नाम पर बंगाल के हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। ये बात तो एकदम क्लियर है कि इस बार बंगाल चुनाव का माहौल एकदम धर्म युद्ध की तरह लड़ा जाने वाला है। लेकिन इस धर्म युद्ध में विजेता कौन बनेगा, यह अभी कहना नामुमकिन है, क्योंकि अभी तो बंगाल में इस धर्म युद्ध की शुरुआत भर हुई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, धर्म युद्ध और ज्यादा भीषण हो जाएगा। और अब आज का जनहित मंत्र, जीत अगर तय हो तो कायर भी लड़ने चले आते हैं, लेकिन योद्धा वो होते हैं जो हार देखते हुए भी मैदान में डटे रहते हैं। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।